अभी तक बच्चे हम लोगों ने द्विघात समीकरणों को हल करना सीख लिया है और उसके मूलों की प्रकृति भी सीख ली है कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक, अब आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, तो इसमें पहला एग्जांपल आपको दिया गया है कि 51 के यानी 51 के दो ऐसे भाग कीजिए कि उनका गुणनफल 378 हो जाए, यानी 378। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, हम ऐसे सवालों में एक काम करेंगे, जैसे हमें संख्याएं माननी है। तो यहाँ पे मान लिया क्या प्रथम भाग x हो, तब दूसरा भाग क्या होगा 51 माइनस एक्स। ठीक, इस प्रकार से हम मानेंगे। तो देखना है कब कब ऐसा हम मानेंगे कि यदि एक भाग x हो तो दूसरा संख्याओं के योगफल से घटा के प्राप्त करेंगे। जब भी आपको दे दे बच्चे दो संख्याओं का योगफल है या फिर कोई एक संख्या, उसको दो भागों में बांटना है। ठीक, जब भी आपको दे दे दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए 51 है और उनका गुणनफल कितना है 378 है, तो हमें संख्याओं को पता करना है। या फिर 51 के दो ऐसे भाग कीजिए कि उनका गुणनफल कितना आ जाए 378 हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा एक भाग को x और दूसरे भाग को जो संख्याओं का योगफल है या जो संख्या आपको दी गई है उसमें से x को घटा के प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया प्रथम भाग x और द्वितीय भाग क्या हो गया 51 माइनस एक्स हो गया। अब कंडीशन क्या है, कह रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी x और इंटू में क्या है 51 माइनस एक्स का गुणनफल कितने के बराबर है 378, 378। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 51x हो जाएगा ये, माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर 378। अब एक्स स्क्वायर को धनात्मक बना लेते हैं दाहिनी तरफ लाके, तो आएगा क्या एक्स स्क्वायर 51x दाहिनी तरफ जाएगा तो माइनस में होगा 51x और ये है आपका प्लस 378 इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करना है ये बात आप लोग जानते हो। ठीक, तो चाहो तो आप लोग सॉल्व कर लो और x के जो मान आएंगे उन्हें आप लिख लो। देखिए यहाँ पे आप चाहो तो पूर्ण वर्ग बना लो, चाहो तो गुणनखंड करके सॉल्व कर लो, चाहो तो श्रीधराचार्य का सूत्र भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा प्रयोग करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे लगाओगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए बच्चे, आपका समीकरण यहाँ तक बन गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे गुणनखंड करके कर रहा है, लेकिन ये आपको लगता है कठिन है, गुणनखंड विधि से आप नहीं कर सकते हो। वैसे सीख तो लिए हो पहले से, हमें नहीं लगता कोई समस्या आएगी, लेकिन फिर भी यदि समस्या आती है तो आप श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, नहीं तो चलो मैं तोड़ के एक बार बता देता हूँ इसको तोड़ना कैसे है। देखिए 378 है, यानी इसको दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि इनका योगफल कितना आ जाए 51 आ जाए। तो देखिए, तो तोड़ना शुरू करते हैं। 378 है, सबसे पहले कितने से काटेंगे इसको 2 से, 2 से 2 करने 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नवा 18 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा अब की बार, कितने से कटेगा 3 से कटेगा अब की बार, 3 छक 18 और 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे 21 तियाई 63, फिर 3 से काटेंगे 7 और फिर 7 से काट दे इसको, बचा 1। अब देखिए इतने भाग को 2 3 3 7, ठीक है, इसको दो भागों में बांटना है कि इनका योगफल कितना आ जाए 51 आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 7 त्रिक 21 और 21 दूना कितना होता है 42, 21 दूना कितना होता है, देखिए इन दो भागों को ले लेते हैं हम लोग, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 और 9 कितना होगा 51। तो 42 और 9 में इसको तोड़ देंगे हम लोग बच्चे, तो 42 और 9 में तोड़ देते हैं। तो तोड़ेंगे कैसे, लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस में 42x माइनस 9x प्लस 378। अब कॉमन कर लेंगे, इसके आगे गुणनखंड करना आपको आता है। तो गुणनखंड हो गया आपका क्या, x माइनस 42 इंटू में एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0।
तो x माइनस अगर 42 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आपका आएगा क्या 42, और x माइनस 9 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 9। यानी जो संख्याएं होंगी आपकी, दोनों संख्याएं, आपको संख्याएं पता करने के लिए कह रहा है। तो देखिए जो x का मान है यही आपकी संख्या हो जाएंगी। एक तो संख्या हो जाएगी आपकी क्या 42 और दूसरी संख्या हो जाएगी 9। एक संख्या क्या है 42 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 394। क्रमागत विषम संख्या कैसे लिखते हैं बच्चे, देखिए जैसे मान लो कोई विषम संख्या आपके पास है 3, इसके बाद की विषम संख्या कितनी आएगी होती है 5, इसके बाद की क्या होती है विषम संख्या 7। आपको मालूम है अगर दूसरी संख्या में पता करनी होती है तो ठीक पहले वाली संख्या में 2 ऐड करते हैं। क्या करते हैं 2 ऐड करते हैं। फिर 5 के बाद अगर 7 प्राप्त करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 को ऐड करेंगे। अब देखिए पहले अध्याय में आपने पढ़ा है जो संख्या पद्धति थी, ठीक है, नंबर सिस्टम था, वहाँ पे आपने विषम संख्याओं को कैसे लिखा है और सम संख्याओं को कैसे लिखा है बात आप जानते हो। कोई भी सम संख्या होती थी तो आप उसे 2x लिखते हो। क्या लिखते हो 2x। अब सम संख्या के बाद विषम संख्या आती है, जैसे मान लो 3 है, 2 है आपकी एक सम संख्या, 2 के बाद 3 है यानी विषम संख्या। विषम संख्या में आप देखिए सम संख्या में आप एक ऐड करोगे तो विषम संख्या मिलेगी। यानी अगर हम 2x को एक सम संख्या बोलें, क्योंकि 2x 2 से कट जाएगा, तो विषम संख्या 2x प्लस 1 होगी। इसके बाद की विषम संख्या क्या होगी 2x प्लस 1। इसमें कितना ऐड करना होता है विषम संख्या प्राप्त करने के लिए, नेक्स्ट 2, यानी 2x प्लस 3। जो विषम संख्या आप मानोगे बच्चे, आपका एक 2x प्लस 1 होगा और दूसरी विषम संख्या 2x प्लस 3 होगी। अब कह रहा है इनके वर्गों का योगफल कितना है 394। तो हम ऐसा ही करेंगे, इनके वर्गों का योग करेंगे। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरी संख्या है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और बराबर किसके आ गया ये 394। अब वर्ग कर दो बच्चे, आप वर्ग करोगे तो क्या आएगा, देखिए इसका वर्ग आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। वर्ग करना आपको आता है, हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है। ऐसे जब दूसरे का वर्ग करोगे तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, और दाहिने तरफ तो ये रहेगा ही। अब सिंपलीफाई और करोगे आप तो क्या आएगा, देखिए 4x स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो 8x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे 4x है और यहाँ पे क्या है 12x, दोनों को आप जोड़ेंगे 12 और 4 16x आएगा। फिर अभी कांस्टेंट को आप जोड़ लो, 9 और 1 10, और फिर 394 को आप बाईं तरफ लाओगे तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपका हो गया 8x स्क्वायर, तो रहेगा ही। फिर 16x है, और देखिए 10 यहाँ पे अगर घटाएंगे तो बचेगा कितना 384, क्योंकि इधर माइनस में दाएं तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो गया, आप चाहो तो माइनस में ही रहने दो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए हम लोग माइनस में करके सॉल्व करते हैं इसको। अभी 8x स्क्वायर था, इसी लाइन से देखेंगे इस लाइन को, ठीक है, जहाँ पे दाएं तरफ कर लिया है। 8x स्क्वायर प्लस 16x, और ये आपका है क्या माइनस में 3 8 4 इक्वल टू 0। क्या देखिए बच्चे संख्या 8 से कट जाएगी तो आप कहोगे हाँ कटेगी, तो यहाँ पे 8 से आप भाग कर दो, पूरे संख्या में, पूरे समीकरण में 8 से भाग कर दो, तो ऐसा कर सकते हो आप। तो आएगा क्या, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा, माइनस में अगर 8 से भाग करते हो 8 से 32 और 8 अठाई 64 48 हो गया आपका इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे आपका द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर लो, यानी 48 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जिनका अंतर कितना हो 2 हो, जिनका अंतर कितना हो 2। तो आपको पता है 8 से 48 होता है, यानी 8 और 6 में आप तोड़ सकते हो। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 और 6 में तोड़ के लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 2x धनात्मक है तो 8 को यहाँ पे धनात्मक करेंगे और 6 को ऋणात्मक करेंगे, ताकि दोनों का अंतर क्या आ जाए 2 आ जाए, लेकिन प्लस में आएगा तो बड़ी वाली संख्या प्लस में होनी चाहिए। अब इसके बाद आप कॉमन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन कर लिया है, x कॉमन किया तो x प्लस 8 बचा है। यहाँ पे माइनस में 6 कॉमन करेगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आगे आप देखेंगे बच्चे यहाँ पे
एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा क्या एक्स प्लस 8 और दूसरे में क्या हो जाएगा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 आप लिखेंगे। नेक्स्ट इसके आगे देखेंगे, यहाँ से एक्स का 2 मान आएगा, एक तो एक्स बराबर 6 आएगा और एक एक्स बराबर क्या आएगा माइनस में 8। चूँकि दो क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहा है, ठीक है, तो दो क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो एक बार एक्स बराबर 6 लेके आप पता करोगे और एक बार एक्स बराबर माइनस में 8 लेके पता करोगे, ठीक है। तो एक्स बराबर जो माइनस 8 है, एक्स का मान माइनस 8 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स बराबर हम लोग 6 लेंगे, तो एक्स बराबर 6 लेंगे तो एक संख्या क्या आएगी 2x प्लस 1 है, तो एक्स की जगह पे रखेंगे तो एक संख्या आएगी 13 और दूसरी संख्या क्या आएगी आपकी 15 आएगी। कितनी आएगी दूसरी संख्या 15, ठीक है। अतः अभीष्ट संख्या क्या है 13 और 15। अब देखिए -8 को हमने क्यों लिख दिया कि मान्य नहीं है या अग्राह्य है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या मान्य नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों किया है कि मान्य नहीं है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या बोल रहा है धनात्मक विषम संख्या है। कैसी विषम संख्या बच्चे, धनात्मक। यदि एक्स को हम लोग -8 ले लें तो संख्या कैसी हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस में 8 प्लस 1 यानी क्या क्या आएगा यहाँ पे माइनस में 15 आएगा, जो कि मान्य नहीं है। तो यहाँ पे माइनस को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सी पार्ट है, कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है तो संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या को हम लोग मान लेते हैं x और उसका व्युत्क्रम क्या होता है बच्चे 1/x लिख देते हैं। दोनों का योगफल की बात कर रहा है, योग की बात कर रहा है, बराबर कितने के है 2 के। सॉल्व कर लो, x² प्लस 1 बटे में x आएगा बाईं तरफ और बराबर 2। अब x को दूसरी तरफ लेके आओगे तो आपका 2x हो जाएगा और इधर क्या है x² प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2x को बाईं तरफ लेके जाओगे आप तो x² माइनस में 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। और यह है क्या आपका, आप कहोगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना आएगा प्लस का 1। यानी x का मान आपसे निकालने के लिए कह रहा था और आपने x का मान निकाल दिया है। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर अधिक है। यानी चौड़ाई क्या है उसकी लंबाई से 3 मीटर अधिक है। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु, कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर क्या है अधिक है। यानी जो आयत का क्षेत्रफल है आपका इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक है 4 वर्ग मीटर अधिक है। इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या दे रही है, फिगर को इस प्रकार से इसने ड्रा कर लिया है, तो फिगर को इसने ड्रा कर लिया बच्चे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौड़ाई को इसने क्या मान लिया है, लंबाई को मान लिया x, क्योंकि चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर, 1 मिनट, चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है, तो लंबाई को मान लेते हैं क्या x प्लस 3, लंबाई आपकी क्या हो जाएगी x प्लस 3, लंबाई आपकी हो गई x प्लस 3, चौड़ाई क्या हो जाएगी x। तभी तो बच्चे लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक होगी या चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम होगी। अब देखिए तो ये आधार भी इसका क्या हो जाएगा बच्चे x और ये आपका ऊंचाई क्या है 12 सेंटीमीटर। अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, x इंटू में x प्लस 3 बराबर क्या आएगा x² प्लस 3x। ये तो हो गया आपका आयत का क्षेत्रफल। देखिए कह रहा माना आयताकार पार्क की चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है उससे 3 अधिक है, 3 क्या है इससे अधिक है, या चौड़ाई जो लंबाई से 3 मीटर कम है, आप ऐसा कह सकते हो। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या है आपका बच्चे x² प्लस 3x वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार यहाँ पे देखिए क्या था बच्चे x और ऊंचाई क्या है 12, 2 से काट दो 2 छक 12 यानी 6x आएगा
मीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 6x मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना है 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, जो कि आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, बराबर क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल है 6x, जो कि बराबर तो है नहीं, अब ज़्यादा है 4 कौन आयत, तो जोड़ेंगे किस तरफ हम लोग त्रिभुज की तरफ 4 जोड़ देते हैं। तो हो गया, अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। एक्स स्क्वायर 6x बाईं तरफ आएगा तो घट जाएगा माइनस में 3x, और इस 4 इधर आएगा तो माइनस में 4 इक्वल टू 0। कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 4 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि उनका अंतर क्या हो जाए 3 हो जाए, उनका अंतर कितना हो जाए 3। तो इसे 4 और 1 में तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस एक्स माइनस 4, तो एक्स कामन कर लो बच्चे, एक्स माइनस 4 प्लस 1 कामन कर लो, एक्स माइनस 4, और इक्वल टू ये 0 रहेगा बच्चे, इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो आपका फैक्टर क्या हो गया एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 1 हो गया और एक्स माइनस 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे श्रीधाचार्य के सूत्र से लगाया है, लेकिन आपका क्या आ गया था एक्स माइनस 1 और इंटू में एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 4। तो यहाँ से एक्स का मान आएगा, एक्स बराबर आएगा -1 या एक्स बराबर आएगा 4। चूँकि देखिए लंबाई है, लंबाई कभी माइनस में नहीं होती है, तो हम लोग क्या लेंगे प्लस वाले को लेंगे, यानी एक्स बराबर 4। और दूसरी भुजा क्या थी एक्स प्लस 3 थी, तो एक्स प्लस 3 क्या आएगी 4 में 3 जोड़ेंगे आपका आएगा 7, यानी लंबाई आपकी 7 मीटर आ गई और चौड़ाई क्या आ गई 4 मीटर। ये हो गया आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट बच्चे देखेंगे हम लोग क्या, एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में दूरी तथा वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चे इस टाइप के सवालों को, यानी नाव और धारा की बात जब भी करेगा, या बोट या धारा की बात करेगा, यानी नदी में चलने की बात जब भी करेगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में, देखिए जैसे मान लो आपकी ये नदी है, इस दिशा में बह रही है, आप भी इसी दिशा में जा रहे हो, तो जो चाल होगी, ठीक है, तो दोनों की चाल को हम लोग जोड़ लेंगे, यानी नदी की चाल और नाव की चाल को जोड़ लेंगे, ठीक है। और जब नदी इस तरफ जा रही हो और नाव दूसरी तरफ जा रही हो, तो जो एग्जैक्ट चाल होती है तो उसे हम लोग घटा के प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो एक चाल से दूसरी चाल को घटा लेंगे, यानी नाव की चाल से और नदी की चाल को घटा के प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चे एक बात और जान लेते हैं, जैसे मान लो धारा की दिशा में आप जा रहे हो, तो धारा की दिशा में जो गति होती है उसे हम बोलते हैं धारा के अनुकूल गति, ठीक है। क्या बोलेंगे धारा के अनुकूल गति। और यदि धारा की विपरीत दिशा में नदी एक तरफ बह रही है, आप दूसरी तरफ जा रहे हो, तो इसको बोलते हैं धारा के प्रतिकूल गति, ठीक है। अनुकूल क्या करते हैं हम लोग दोनों की चाल को जोड़ लेते हैं, और प्रतिकूल में क्या करेंगे दोनों की चालों को घटा लेते हैं, वही आपकी एग्जैक्ट चाल होती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, माना धारा की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की प्रतिकूल चाल क्या होगी 18 माइनस एक्स। प्रतिकूल में देखिए घटाते हैं और अनुकूल में क्या जोड़ करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं, तो धारा की अनुकूल चाल क्या हो जाएगी 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय क्या होता है, समय बराबर आप जानते हो बच्चे क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होती है दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे दूरी क्या है आपको मालूम है, चाहे जा रहा है व्यक्ति धारा के अनुकूल या धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो दूरी 24 किलोमीटर तय कर रहा है। तो 24 बटे में देखिए धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तो प्रतिकूल जा रहा है तो प्रतिकूल नाव की चाल क्या 18 माइनस एक्स, प्रतिकूल में चाल क्या 18 माइनस एक्स, यानी 24 बटे क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स। अब जब धारा के अनुकूल जाएगा तो क्या होगा, दूरी तो 24 रहेगी लेकिन अभी चाल बदल के 18 प्लस एक्स हो गई, तो 24 बटे 18 प्लस एक्स हो गया।
ये समय है वो आने में और जाने का, ये हो गया। अब देखिए समय किस में ज़्यादा लगेगा, धारा की दिशा में चलने में समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि दूरी वही है, या धारा के विपरीत जाने में समय लगेगा आपको ज़्यादा। तो आप कहोगे धारा की दिशा में अगर हम लोग चलें तो समय आपको कम लगेगा, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो विपरीत जाने का मतलब क्या, विपरीत जाने में लिया गया समय 24/18 माइनस x है। तो वही लिखा गया है, विपरीत जाने में लिया गया समय माइनस में धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय का अंतर क्या है, 1 के बराबर है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 घंटा है। तो घटा लिया है और बराबर किसके है, 1 के। अब इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके चाहो तो सॉल्व कर लो, या जैसे आपकी इच्छा हो, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। क्यों, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 24, और देखिए जो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो 18 माइनस एक्स का गुणा होगा, 18 माइनस एक्स, माइनस में 24 गुणे में क्या आएगा, ये 18 प्लस एक्स है, इंटू में दूसरा आएगा क्या 18 माइनस एक्स, बटे में क्या आपका एक आएगा 18 माइनस एक्स, दूसरा क्या आएगा 18 प्लस एक्स, बराबर किसके आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 18 माइनस एक्स और इंटू में 18 प्लस एक्स, एक की तरफ आके गुणा हो जाएगा। तो गुणा कर देते हैं हम लोग, चलो गुणा करते हैं। तो क्या आएगा बच्चे, देखिए इस लाइन को आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, और इस लाइन को बाईं तरफ का सिंप्लीफाई कर लो, और सबको एक तरफ ले आओ। सबको एक तरफ लाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस में 324। यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो देखिए बच्चे 18 गुणे 24 आप करो, ठीक है। देखिए एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। पहले तो आप लिखोगे क्या 18 गुणे 24, 18 गुणे 24, फिर 24 गुणे एक्स में करोगे प्लस कितना आएगा 24 एक्स आएगा, फिर आएगा क्या माइनस में 18x माइनस, ये 18x नहीं 24 गुणे 18 आएगा, माइनस में इन दोनों का गुणा करोगे आप तो 24 गुणे 18 प्लस क्या आएगा, अब 24 का x में गुणा करोगे 24 एक्स, ये तो बाईं तरफ का हो गया। दाहिनी तरफ का क्या आएगा 18 का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखिए 24 गुणे 18 इधर माइनस में है, ये आपका 24 गुणे 18 माइनस में और 24 गुणे 18 यहाँ पे क्या है प्लस में। आपका ये 24x और यहाँ पे भी 24x है। आपका बाईं तरफ केवल क्या बच रहा है 48x, क्या बच रहा है 48x, बराबर क्या रहा है 18 का वर्ग है बच्चे। 18 का वर्ग कितना होता है आप गुणा करके देख लो, 18 गुणे 18 गुणा करो क्या आएगा 8 अट्ठाईस 64 के 4, 8 इकन्ने 8 6 14, फिर आप इसको गुणा करोगे तो आ गया कितना आपका 4 आया, ये 8 4 12 आया, 2 और 1 3 आया, 324। 18 गुणे 18 कितना होता है 324 होता है। तो यहाँ पे बराबर आप लिखेंगे क्या बच्चे 48x बराबर 324 माइनस में एक्स स्क्वायर, या सबको आप दाहिनी तरफ ले आओ या बाईं तरफ ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस में 324 इक्वल टू 0। अभी आपका द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर लो। तो गुणनखंड किया यहाँ पे आपका आया क्या, एक तो आया x माइनस 6 और दूसरा क्या है x प्लस 54। तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा 6 आएगा और दूसरे ब्रैकेट से x बराबर क्या आएगा माइनस में 54। अब देखिए बच्चे चूँकि जो चाल है ठीक है x, ठीक x तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, x हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो आपसे पूछ क्या रहा था धारा की चाल, ठीक है, तो धारा की चाल क्या होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल तो दिया गया है, आपको धारा की चाल बतानी थी, तो धारा की चाल आ गई आपकी क्या पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो आपका आ गया क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कह रहा है दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 290। अब बच्चे धन विषम पूर्णांक एक बार अभी हमने आपको बताया था विषम पूर्णांक मानते कैसे हैं, सो आप भी उसी तरीके से मानोगे। तो माना क्या था बच्चे 2x प्लस 1, और दूसरी विषम पूर्णांक क्या माना था 2x प्लस 3।
कह रहा है दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, 290 है, तो वर्ग कर दो दोनों का, इसका वर्ग कर दो। कह रहा है दोनों का योगफल, योगफल के लिए क्या करते हैं बच्चे, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, और कितना है योगफल कितने के बराबर है, 290 के बराबर है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे द्विघात समीकरण आपका बनेगा 8x² + 16x = 280, ठीक है। अब आगे सॉल्व करोगे तो आपका मिलेगा क्या, x² + 2x - 35। इसका फैक्टर कर लो, फैक्टर करना आपको आता है, क्योंकि आप इस चैप्टर में पहले ही फैक्टर करना सीख चुके हो। तो देखिए x का मान कितना कितना आ गया है, x का मान आया 5 और दूसरा क्या है -7। तो x का मान -7 हम लोग नहीं ले सकते हैं। ऐसा क्यों है, चूँकि क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसी है, धनात्मक या धन विषम पूर्णांक। तो यहाँ से x का मान आप रखोगे, x का मान कितना रखना है 5, किस में 2x + 1 और 2x + 3 में 5 रख लो बच्चे। तो 5 रखोगे, 2 × 5 धन 1, यानी 2 पंचे 10 और 1 11। दूसरी क्या आएगी, 10 और 3 13 आएगी, यानी दो संख्या जो आपकी होगी 11 और 13 होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 28। हमने बच्चे पहले के एग्जाम्पल बताया था आपको, जब भी दो संख्याओं का योगफल दे, एक संख्या उसको दो भागों में तोड़ना हो तो क्या करते हैं, एक संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को योगफल में से x को घटा के प्राप्त करते हैं, 28 - x हो गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, यदि एक संख्या दूसरे की 4/3 है, तो देखिए यहाँ पे नहीं कह रहा है कौन किसकी 4/3 है, कोई एक संख्या है, तो आप किसी भी तरफ 4/3 का गुणा कर लो, 4/3 यानी 3 दूसरी तरफ जाएगा, 4x बराबर क्या आएगा 3 × 28, इधर आ जाएगा 3 × 28, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 3x, बाएं तरफ आके जुड़ेगा आपका 7x बराबर क्या आएगा 3 × 28, 7x बराबर कितना है 3 × 28, 7 से काट दो 28 को, 7 से आप 28 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 4, अब इधर बचा 3 और यहाँ पे बचा 4, तो 3 × 4 कितना होता है 12, यानी x का मान कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक, अब एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 16, क्योंकि दोनों का योगफल क्या है 28, एक संख्या 12 आ गई तो दूसरी क्या करोगे आप 28 - x करोगे, x की जगह 12 रखोगे तो आएगी क्या दूसरी संख्या 16 आएगी। देखिए कह रहा है उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है। मान लो एक संख्या x है, उसका वर्ग क्या है x² होगा, संख्या जो अपने वर्ग से 72 कम है, तो इधर आप 72 घटा लो, ये आपका समीकरण हो गया। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, कोई संख्या x है अपने वर्ग से 72 कम है, वर्ग से 72 कम कर दो, उसी के बराबर आ रही है, ठीक है। तो हो गया समीकरण, आपको सॉल्व कर लो, द्विघात समीकरण है, चाहे श्रीधर 4 के सूत्र से सॉल्व कर लो, चाहे पूर्ण वर्ग बना के, चाहे गुणनखंड करके। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया है -8 आ गया है, और x + 8 आ गया है, ठीक है। तो अभिष्ट संख्या क्या आप लेंगे, एक मिनट, x का कितना माना है, एक तो 9 आया है और दूसरा क्या आया है x बराबर -8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे हम लोग, ठीक है, तो देख लो कि दोनों में सेटिस्फाई कौन करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए कौन सा 9 को, ठीक है। 9 कैसे सेटिस्फाई करेगा, देखिए मान लो आप 8 का वर्ग करते x क्या है, ठीक है, x क्या आएगा माइनस में आएगा, यदि माइनस में आप 8 लेते हो तो समस्या होगी आपको, लेकिन x बराबर अगर 9 लेते हो तो 9 क्या है, 9 का वर्ग 81 -72 बराबर किसके आएगा, ये 9 क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे बायां पक्ष और दाहिने पक्ष दोनों बराबर है, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। वैसे इसमें भी बराबर आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था धन संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है, धनात्मक संख्या को ज्ञात कीजिए, लेकिन नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप इसे यहाँ पे क्या करोगे पॉजिटिव ही लोगे, ठीक। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, इसको देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 6 को क्या कह रहा है,
कह रहा है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर अधिक घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की औसत चाल से तय करती है। यदि यह दूरी यानी पूरी यात्रा 3 घंटे में तय कर ली जाए तो प्रारंभिक औसत चाल क्या थी। कह रहा है एक व्यक्ति है, पहले 63 किलोमीटर चलता है और फिर 72 किलोमीटर चलता है, लेकिन जब 72 किलोमीटर जाता है तो पहले से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा लेता है और कह रहा है कि दोनों कंडीशन में कुल मिला के जो समय लगा है वो समय लगा आपका 3 घंटे। तो आपको बताना है प्रारंभिक औसत चाल। तो सबसे पहले आप मान लो प्रारंभिक औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहले कंडीशन में दूरी 63 जा रहा है और चाल क्या है, x। 63 दूरी चलने में x चाल से मान लो कि t1 समय लग गया है। कितना समय लग गया है, t1। ऐसे जब चाल को x + 6 कर लेता है तो दूरी कितना चल रहा है, 72। 72 बटे में चाल क्या है, x + 6 है। तो मान लो इस समय आपका क्या हो गया, t2 हो गया। अब दोनों समय को आप जोड़ लीजिए, दोनों समय को जोड़ेंगे और 3 के बराबर करेंगे। क्यों कह रहा है, क्योंकि दोनों समय को जोड़ने पर दोनों समय को मिला कितना लग रहा है, 3 घंटे। तो 63 बटे में x प्लस 72 बटे में x + 6 इक्वल टू क्या है, 3। अब ये सिंप्लीफाई करेगा इसको और आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए चाहो तो आप 3 से इसको काट दो, पहले 9 से आप 9 कॉमन कर लो, जैसे यहाँ पे कॉमन किया है। 9 कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, 9 सते 63 बटे में x प्लस 9 अठे 72 बटे में x + 6 बराबर क्या है, 3। अब आप चाहो तो 3 से 9 को काट दो तो कितनी बार जाएगा बच्चे, यहाँ पे 3 से 9 को काटेंगे आप 3 बार जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए क्या आया आपका, सिंप्लीफाई करने पर आ गया आपका क्या, 7x + 48 + 8x बटे में आ गया आपका x² + 6x। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। था क्या आपका, यहाँ पे 3 बच गया था और यहाँ पे क्या था आपका था यहाँ पे 7 बटे में x प्लस 8 बटे में क्या था, x + 6 बराबर क्या था, 1। यदि आप इस 3 को दाहिनी तरफ ले आओ, इस 3 को, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/3 हो जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लो तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x इंटू में x + 6 आएगा। अब x से भाग करेंगे तो x + 6 आएगा, यानी 7 गुणे में क्या रहेगा यहाँ पे, x + 6। फिर प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह करेंगे हम लोग। x + 6 से भाग करेंगे तो x बार जाएगा, यानी आपका 8x हो जाएगा बराबर 1/3। अब आगे सिंप्लीफाई करोगे तो बटे में आपका आएगा क्या, x² + 6x। ऊपर क्या आया आपका, 7x + 7 × 42 प्लस 8x बराबर 1/3। अब आगे आप सॉल्व करेंगे तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 15x होगा। 15x + 42 बटे में आपका क्या है, x² + 6x बराबर 1/3। 3 का चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो दाएँ बाएँ तरफ, तो 3 का 15 में गुणा करेंगे आपका आएगा 45x प्लस 42 में गुणा करोगे 3 × 6 3 × 12 126 आ गया। अब ये आके 1 में गुणा हो जाएगा, यानी x² + 6x। अब सभी संख्याओं को दाहिनी तरफ ले आओ तो x² हो जाएगा आपका, 45 दाहिनी तरफ जाएगा तो माइनस में कितना आएगा, 39x और माइनस में 126 और इक्वल टू 0। क्योंकि सभी संख्याओं को हम एक तरफ ले आए हैं और सभी पदों को, तो आपका ये हो गया। अब यहाँ पे आप फैक्टर करके इसका क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। या एक मिनट, हाँ 126 को 2 भागों में तोड़ना है ऐसे कि दोनों का जो अंतर आ जाए कितना आ जाए, 39 आ जाए। तो आप कितने कितने में तोड़ोगे यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे देख के कितना है। एक तो 42 में टूटेगा और एक 3 में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक आपका आएगा x - 42, दूसरा कितना आएगा x + 3 इक्वल टू 0 है।
तो यहाँ से x के दो मान निकलेंगे। एक तो x बराबर आएगा यहाँ से 42 और एक आएगा आपका क्या x माइनस 3। चूँकि चाल की बात कर रहा है तो चाल माइनस में हो नहीं सकता है, तो x बराबर कितना आएगा 42। अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल या प्रारंभिक औसत चाल क्या है 42। लेकिन अगर यही अंतिम औसत चाल पूछता तो क्या करते आप? अंतिम औसत चाल करना होता तो 42 में कितना जोड़ देते आप 6, क्योंकि बाद में 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया था। तो 42 से कितना आएगा 48। तो आपका आंसर कितना आता 48। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर एग्जाम्पल समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्नावली के सवालों को अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। और आप लोग इस सवालों को करने का प्रयास करोगे प्रश्नावली को। यदि आता है तो ठीक है, यदि नहीं आएगा तो अगली क्लास में बताया जाएगा आपको।